जय हिंद साथियों, कटअप टीएफ में आपका स्वागत है। तो इस चैनल पे हम लोग प्रैक्टिस सेट जारी करने वाले हैं, जिनमें से पहला सेट अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग नहीं देखें तो उसको जाकर देख लीजिए, आप लोग का इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा होगा, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम जो है दिसंबर में आपको काफ़ी हेल्प पहुँचेगा उस वीडियो के माध्यम से। और आज ये दूसरा सेट प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, तो इसको आप लास्ट तक देखिएगा, वाकई आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में इसमें हम लोग एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है डिस्कशन नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और जहां तक हो सके जो भी क्वेश्चन में ट्रिक लगे उसमें मैं आप लोग को ट्रिक के माध्यम से भी बताने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा सेट। तो इसमें पहला मैथ का क्वेश्चन है, तो हम बारी बारी से पहला रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें हम बारी बारी से सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इस पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लाइक कर दीजिए और साथ में दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो हम लोग इस पे पूरे का पूरे 25 सेट करेंगे। ये प्लेटफॉर्म का बुक है, तो इसमें आप लोग का काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगा एग्जाम तक में। और जितने भी अभी मार्क्स आ रहे हैं 5 से 10 मार्क आपका श्योर है कि इंक्रीमेंट होंगे ही, काहे कि हम लोग इस डिस्कशन इस तरह से करेंगे, वाकई आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल पहुंचेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन पे आ गए हैं। देखिए क्या बोला कि 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित का आयु का अनुपात दे रखा है, कितना? 6:5। तो जो भी रेशियो यहाँ पे अनुपात दे रखा है उसको यहाँ पे आप लिख लीजिए, 6:5 यहाँ पे हम लिख दिए। ये कितने वर्ष पहले का है? ये मान लीजिए अभी का उसका एज है। ये कितने साल पहले का है? 6 साल पहले का ये अनुपात है। यानी कुणाल का आयु अगर 6 होगा तो रोहित का आयु 5 होगा, ये बता रहा है। 6 वर्ष पहले की बात है, तो यहाँ माइनस कर दिए। अब बोल रहा है क्या? 4 वर्ष बाद उनकी आयु अनुपात कितना हो जाएगा? 11:10। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष। तो अनुपात कितना हो जाएगा? 11:10 हो जाएगा, ये बता रहा है। अब देखिए इन दोनों के गैप में पहला रेशियो 6:5 है और दूसरा रेशियो कितना है? 11:10 है। इन दोनों के बीच में कितना का गैप है? अंतर कितना का है? ये 6 उधर हो गया, 4 इधर, कितना हो गया? 10। यानी 10 ये अंतर आ रहा है, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अब ये देखिए, और 6 और 5 में कितना का अंतर है? 1। 11 और 10 में कितना का अंतर है? 1। यानी इसको हमको रेशियो को बराबर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पहले से ही अंतर समान है। तो यहाँ से देखिए 6, 5, 11 और 5, 5, 10, यानी ये 5 ही बढ़ रहा है। 6 से 11 5 बढ़ रहा है और 5 से 10 5 बढ़ रहा है। तो इसमें हमको क्या करना है, लेकिन बढ़ाना है कितना? 10 बढ़ाना है। तो 2 से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे। तो यहाँ इसको बना लेंगे 12, इसको बना लेंगे 10, 2 से गुना कर दिए। इसमें इसको बना लेंगे 22, इसको बना लेंगे 20, 2 से गुना कर दिए ऊपर नीचे। अब देखिए 12, 10, 22, 10 और 10 20 हो रहा है। तो यानी 10 का अनुपात यानी बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 वर्ष पहले कुणाल का आयु कितना हो गया? 12 वर्ष। और रोहित का आयु कितना हो गया 6 वर्ष पहले? 10 वर्ष। तो अभी कितना किसका मांग रहा है? रोहित की वर्तमान आयु। तो रोहित का पहले 6 वर्ष पहले कितना आयु है? 10 वर्ष। अब देखिए 6 वर्ष पहले 10 वर्ष है, तो अभी कितना हो जाएगा? इसमें 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 16 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 16 वर्ष। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 16,000 पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से ब्याज की गणना कीजिए। यदि ब्याज क्या हो? चक्रवृद्धि ब्याज की और साधारण ब्याज के बीच का अंतर होगा। यानी हमको क्या निकालना? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालना। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्षों के लिए। तो आप लोग को ये एक फार्मूला याद रखना है। 3 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछेगा तो एक फार्मूला याद रखना है, PR² इंटू 300 प्लस R बटे 100 का क्यूब। 3 साल के लिए अगर पूछेगा तब ये फार्मूला याद रखना है। कितने ईयर के लिए? 3 ईयर के लिए। अगर यही 2 ईयर के लिए अगर पूछता तो हम क्या लिखते हैं? 2 ईयर के लिए अगर पूछे यहाँ पे, तो यहाँ से 2 ईयर के लिए क्या लिखते हैं हम? 2 ईयर के लिए फार्मूला याद रखिएगा, सिंपल सा PR² बटे 100 का स्क्वायर। बस ये फार्मूला होता है 2 ईयर के लिए। लेकिन यहाँ 3 ईयर के लिए है, तो पहले वाला हम फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसको हम कैसे करना है। 3 ईयर के लिए है तो पहले लिखेंगे फार्मूला PR² इंटू 300 प्लस R 300 प्लस R बटे 100 का क्यूब। यहाँ पे R क्या है आप लोग को बता दूँ, तो ये क्या है? दर है। और P क्या है? मूलधन है। और ये हमको निकालना है, फाइंड करना है। तो P का मान यहाँ कितना दे रखा है? 16,000। कितना दे रखा है? 16,000।
और आर का मान देख रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ गुना 25 कर देना है और फिर गुना 300 और आर का मान 5 है 305 हो जाएगा गुना 305। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ हम लिख देते हैं। नीचे में बटा कर देना है कितना 100 का किया, यानी 1 पे कितना जीरो हो जाएगा 6 गो जीरो। इस तरह से हम कर दिए। अब देखिए यहाँ पे 16,000 में 3 जीरो यहाँ से और 3 जीरो यहाँ से कट गया। अब देखिए ये 25 से ये कट रहा है, 25 से कितने बार में 25 40 बार में ये 1000 कट रहा है। अब देखिए 8 से ऊपर नीचे काटेंगे, 8 दूनी 16 8 पंचे 40 और ये 5 से ये 305 कटेगा कितने बार में 5 6 के 30 5 का 5, यानी ऊपर में 2 गुना 61 बच गया। कितना 2 गुना 61, 2 गुना 61 करेंगे कितना हो जाएगा 122। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग, ऑप्शन हो जाएगा ये बी। तो 2 का कितना हो गया बी हो गया। चलिए अब 3 नंबर में देखते हैं। देखिए ये इसमें क्या बता रहा है कि इसमें हमको त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट में हम देख लेते हैं, ये वाला पार्ट में कितने त्रिभुज है, ठीक ना। तो इसमें आप जब काउंटिंग कीजिएगा तो एक ये वाला एक ये वाला कितना त्रिभुज हो गया 3, और ये पूरा मिलके ये वाला पूरा मिलके एक बन रहा है, कितना हो गया 3 1 4 त्रिभुज। तो इसमें 4 त्रिभुज ये हो गया। अब देखिए तो ये 4 त्रिभुज इसमें हो गया, 4 इसमें हो गया था ये वाला पूरे पार्ट में। अब एक ये हो गया और एक ये हो गया, कितना हो गया 4 2 6 हो गया। अब देखिए ये दोनों मिला के कितना हो गया 1, तो 6 1 7 हो गया, 6 1 7 हो गया। और फिर ये दोनों मिला के एक हो गया, कितना हो गया 8, और ये पूरा सब मिला के बड़ा वाला एक ठो कितना हो गया 9। तो इस भाग में कितने त्रिभुज हैं 9 भाग है। तो एक फार्मूला एक ट्रिक आप लोगों को बता रहे हैं, यहाँ पे याद रखिएगा इस तरह से कि जैसे मान लीजिए कि इसमें ये एक त्रिभुज है, अगर इसी को हम बीच में काट देंगे तो ये कितना त्रिभुज बनेगा 3 त्रिभुज। कैसे इसको याद रखना, इसको नंबरिंग कर देना है, 1 ये हो गया 2, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो रहा है 3। चलिए इसी तरह से और कुछ ऐसे बनाते हैं, जैसे कि इस तरह से बड़ा सा त्रिभुज ले लिए, इसको 3 पार्ट में हम बांट दिए, तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज है, तो इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6। इसमें कितना त्रिभुज हो गया 6। इसी तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो कुछ ट्रिक याद रखिएगा आप लोग। तीसरा पद दे रखा है कितना 19, तो a + 2d बराबर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 2d क्यों लिखे, क्योंकि n-1 होता है। तीसरा पद में 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा तो 2d हो जाएगा। और 10 संख्याओं का योग कितना है 390, तो n/2 हो जाएगा, यानी 5 × 2a, 2a की जगह 2a लिखेंगे प्लस n-1 तो 9d, ये किसके बराबर हो जाएगा 390 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से ये 5 से ये कट जाएगा, 5 7 35 5 40 78 78 बार में। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर वाला समीकरण, तो हो जाएगा 2a यानी 4d, तो 4d और ये 9d, 5d बराबर 40, d बराबर 8। हाँ तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये आ गया तो इस ऊपर से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 गुना ये 2a हो जाएगा, और 2a तो माइनस करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक ना। अब ये 2 गुना 2 2 4d, ये 4d हो जाएगा, यहाँ से बचा कितना 9d, तो माइनस करेंगे कितना बचेगा 5d, और ये 19 दूना 38 और ये हो गया 78, 78 में से 38 जाएगा कितना बचेगा 40। तो यहाँ से d का मान कितना आ रहा है 8, d का मान कितना आ गया 8। अब ये d का मान हमको रखना है, ये वाला समीकरण जो पहले था a + 2d बराबर 19, d का मान जब इसमें हम रखेंगे कितना 8, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ पे 8 दूनी 16 हो जाएगा यहाँ पे, तो 16 को 19 में से घटाएंगे कितना हो गया 3, तो a का मान यहाँ से क्या आ गया 3 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर में देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्पताल, नर्स और रोगी के बीच में संबंध है। तो देखिए यहाँ पे अस्पताल है, नर्स है और रोगी है। देखिए ये मान लेते हैं ये अस्पताल है। अस्पताल में कौन कौन रह सकते हैं, अस्पताल में नर्स कहाँ रहती है, अस्पताल में अंदर कर देंगे, और रोगी भी कहाँ जाती है अस्पताल। लेकिन रोगी और नर्स के बीच में कोई संबंध नहीं होता है,
ठीक ना। तो ये तो अस्पताल हो गया, और इसके अंदर में क्या हो जाएंगे, नर्स और रोगी। तो ऐसा देखिए किस में बन रहा है, एक ही ऑप्शन है डी। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 6 में। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे इतना 32,146 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें इसका क्या निकलना है, वर्ग निकलना है, सॉरी स्क्वायर रूट निकलना है, वर्गमूल निकलना है 32,146। तो इसको पेयर करेंगे इधर से, वर्गमूल निकालेंगे। कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, काहे कि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 गुना 1 1 हो जाएगा। तो इसको जोड़ते हैं इधर, 1 1 2, वर्गमूल निकालने का तरीका है ये। तो 3 में से गया 2, अब एक साथ 2 अंक उतारेंगे यहाँ पे, 2 और 1, और जो अंक से यहाँ पे लगाएंगे उसी अंक से गुना भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना से लगाना पड़ेगा, 8 से लगाएंगे, 8 64, 8 9 16 6 22, 8 से नहीं 7 से लगेगा। तो 7 से लगा के देखते हैं, ये 7 7 49 हो जाएगा, 7 9 14, 4 18 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो गया 2, यहाँ से ये हो गया 2, यहाँ से बच गया कितना, 11 11 में 60 गया 3, और ये कट गया। तो 32 बचा यहाँ पे 32, और यहाँ से क्या उतरेगा 46। तो यहाँ से हो जाएगा फिर कितना, 7 7 14, और 2 1 3 34। अब यहाँ तो स्पेस नहीं है, तो हम इसको ट्राई करते हैं कि यहाँ लिखने का, 32 46 यहाँ लिखते हैं, और यहाँ लगाएं कितना, अब 34 है तो 34 यहाँ लिखते हैं। अब कितना बार में लगाएं, यहाँ पे 5 बार में लगाएंगे 15 हो जाएगा, 8 बार में 8 24, 3 27, 9 बार में 9 4 36, हाँ 9 से लग जाएगा, कितना बार में लग जाएगा 9 से। तो 9 9 81, 9 4 36, 8 44, 44 बचा कितना 4, 9 3 27 5 32, ठीक ना। तो ये घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, 9 9 81, 9 36, 8 44, 4 9 3 27 4 31, और यहाँ पे 1 होगा यहाँ पे। तो यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, ये 2 में से गया 1। तो 105, यानी 105 हमको क्या हो रहा है, बच रहा है। तो 105 अगर ये टोटल संख्या से हम घटा देते हैं, 105 अगर हम घटा देते हैं इस में से, तो 105 अगर घटा देंगे तो क्या बचेगा, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, 105 घटाना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, ये बी हो जाएगा। तो आगे देखते हैं 7 में। ए और बी किसी व्यापार में क्रमशः 15,000 और 25,000 निवेश करते हैं। ए 6 महीने बाद अपनी राशि लेकर व्यापार छोड़ देते हैं। तो इसको बनाने का देखिए तरीका, ये 15 में देखिए यहाँ पे 3 जीरो है, इसको अभी नहीं लेना है कुछ देर के लिए। ये 25,000 है, इसमें 3 जीरो नहीं लेना है। तो बाकी जो भी है ना वो ले लेते हैं, 15 और ये 25। अब दोनों इन्वेस्ट किया किसी व्यापार में, ए 6 महीने के लिए, तो ये 6 महीने के लिए ए इन्वेस्ट किया, बाद अपनी राशि लेकर व्यापार छोड़ देता है, और पहले साल के अंत में कुल इतना लाभ होता है। और बी जो रहता है ना, ये ए है ये बी है, बी हमेशा 12 मतलब पूरे 1 साल तक रहता है, तो इसको लिखेंगे 12 महीना। अब देखिए इन दोनों को गुना करके लिखते हैं, 15 6 के 90, और ये हो गया 250 और 50 300 हो जाएगा ये। तो ये यहाँ से कट गया, 3 से कटेगा, 3 3 9, ये हो गया 10। तो ये लाभ का अनुपात आ गया कितना, 3:10। ये कितना किसका रेशियो आ गया, ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया, यानी लाभ का रेशियो आ गया। किसका, ए का लाभ अगर 3 रुपया होगा तो बी का लाभ कितना होगा, 10 रुपया होगा। लेकिन कुल लाभ कितना बोल रहा है, तो 10 3 13, ये 13 रुपया का लाभ किसके बराबर है, 13,000 के बराबर। किसके बराबर है, 13,000 के बराबर। तो एक का मान यहाँ से क्या आ रहा है, 1,000। एक का मान क्या आ रहा है, 1,000। तो ए का लाभ देखिए, तो ए कितने रेशियो में, 3 रेशियो में है, तो 1,000 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3,000। तो ए का लाभ कितना हो जाएगा, 3,000। तो एक का आंसर कितना हो गया, 3,000। इस तरह से इसको बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक में। तो शुरुआत में कुछ मैथ के क्वेश्चन है, उसके बाद रीडिंग है, उसके बाद फिर जीके पे हम आएंगे, तब साइंस पे आएंगे, तो पूरे करंट पे भी आएंगे। तो आपको लास्ट तक देखना है, तो अभी आप लोग चैनल को लाइक भी कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 8 में देखिए क्या बोल रहा है कि 50,000 रुपये की राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना हो जाती है। अब ये 2 वर्ष का दे रखा है, तो हमको यहाँ लिखना है, इसको भी सेम वही प्रोसेस से बनाएंगे हम पहले। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं कितना, 5 पे 4 जीरो, और यहाँ पे रेशियो मेथड से हम बनाएंगे 73 205।
हम कटाने का कोशिश करेंगे अगर दोनों साइड मिनिमम कितना तक कट सकता है। तो हम सबसे पहले 5 से काटते हैं। 5 का 5 4 0 हो गया, और यहाँ काटेंगे 5 का 5 2 2 हो गया, 5 का 20 3 5 के 30 5 का 20 5 का 5 5 का 5 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ष है ना, तो इसका रूट निकालना है। अगर 3 वर्ष रहता है तब क्या निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं। तो अब नहीं कटने वाले हैं क्योंकि दोनों साइड अब नहीं कटेगा, तो इसलिए हम कटा के अब क्या निकालेंगे, इसका रूट निकालेंगे। अगर 2 वर्ष के लिए है तब, अगर 3 वर्ष के लिए रहता तब हम क्या निकालते हैं, क्यूब रूट। तो ये इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे ये कितना हो जाएगा 100। तो अब इसका कैसे निकालेंगे, आप लोग इसका निकालने का तरीका ऐसे कर सकते हैं, 1 6 1 4 6 4 1, वही पेयर स्क्वायर रूट निकालने का तरीका पहले जो बताए थे। 1 से लगाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ उतरेगा 4 6 1 1 2 हो जाएगा यहाँ से, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 44 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से 2 आ गया, फिर ऊपर से नीचे उतरेगा क्या 4 1, तो यहाँ पे हो गया था 2 से लगाए थे, 2 से लगाए थे तो यहाँ 44 44, अब कितना बार में लगेगा 241 1 सॉरी 2 2 4 24 हो जाएगा, तो 1 बार में लग जाएगा। तो ये कितना हो गया 1 2 1, तो यानी 121 का है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं रेशियो में, 100 अनुपात कितना हो गया 121, ये याद रखिएगा 100 अनुपात 121 है। आगे हम बढ़ाते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए रेशियो क्या आया था 100 अनुपात 121। अब देखिए 100 पे कितना का बढ़ोतरी यहाँ पे हो रहा है 21 रुपया का, यानी हम लिखेंगे 21 ऊपर, किस पे बढ़ोतरी हो रहा है 100 पे, 100 को लिखेंगे नीचे। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, तो इससे कट गया, कितना प्रतिशत आ गया 21%। तो यही मांग रहा है कि क्या दर होगा, तो दर क्या होगा 21%। बस ऐसे रेशियो मेथड से इसी प्रकार से बनाते हैं। 2 वर्ष के लिए तो स्क्वायर रूट, 3 वर्ष के लिए रहेगा तो क्यूब रूट निकालना है, ये याद रखिएगा। चलिए अब 9 नंबर में हम चलते हैं। 9 नंबर में है क्या, ये थोड़ा मैथ का ही क्वेश्चन। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर, ये समचतुर्भुज ले लेते हैं, कोई सा बना लेते हैं। मान लीजिए समचतुर्भुज में क्या होता है, जिनकी चारों भुजा क्या होता है समान होता है, इक्वल होता है, यानी ये भुजा का लंबाई, ये भुजा का लंबाई और ये भुजा का लंबाई, चारों भुजा का लंबाई समान होना चाहिए। और विकर्ण यहाँ पे खींचते हैं, इसको मान लेते हैं ABCD। ये विकर्ण हो गया BD और ये विकर्ण हो गया AC। एक क्या बोला कि ये जो विकर्ण है यहाँ से यहाँ, ये जो विकर्ण यहाँ से यहाँ कितना दे रखा है, ये दे रखा है 8, कोई भी मान लेते हैं, और ये दे रखा है कितना, और ये विकर्ण कितना दे रखा है 6। आपको एक याद रखना है, समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है 90 डिग्री 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करता है और समद्विभाजित करता है, यानी ये वाला पार्ट के बराबर हो जाएगा और ये वाला पार्ट के बराबर हो जाएगा। अब देखिए जब 90 डिग्री पे ये प्रतिच्छेद करेगा तो इनमें से एक पार्ट हम यहाँ से निकाल लेते हैं इस तरह से, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब जब ये वाला आधा पार्ट है तो ये पूरे कितना था, यहाँ से यहाँ 8 था, तो ये बच जाएगा कितना 4, और ये पूरे पार्ट पूरा 6 था, तो ये इसका आधा कितना बच जाएगा 3। और 90 डिग्री ये क्या होता है, इसके सामने भुजा, ये कर्ण है, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है कर्ण है। तो कर्ण है तो 3 और 4, तो हमें इसका कर्ण निकालेंगे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25, ये कितना हो जाएगा 5। तो भुजा की लंबाई कितना निकल गया 5। तो वही मांग रहा था क्या, तो उसकी भुजा का वर्ग कितना होगा, तो भुजा का वर्ग निकालना है, यानी 5 का स्क्वायर निकालना कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, कौन सा होगा, ए हो जाएगा। तो चलिए अब हम 10 में चलते हैं। 10 में देखिए, 10 में बोला कि श्री गुप्ता ने एक बैंक में 10% वार्षिक की दर से 3,000 और एक दूसरे बैंक में 8% वार्षिक दर से 5,000 रुपया जमा करता है। कुल धनराशि पर ब्याज की दर है। चलिए इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए श्री गुप्ता ने एक बैंक में 10% वार्षिक दर से, किसी बैंक में वो क्या किया 10% की दर से कितना रुपया इन्वेस्ट किया 3,000 रुपया, और एक दूसरे बैंक में 8% की दर से 5,000 रुपया जमा करता है। कुल धनराशि पर ब्याज की दर क्या है, की दर है। तो इसको हम बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ से हम लोग इस पे पहले हम ब्याज निकालते हैं कितना होगा। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो समय हम 1 मान के चलते हैं, ठीक ना, कितने वर्ष, 1 वर्ष मान के चलते हैं क्योंकि इसमें चर्चा नहीं किया गया। तो यहाँ से हम लिखते हैं 3000 और दर है 10%, समय हो गया 1 बटे 1 सेकंड रुकिए आप लोग, ये हो गया 3000 गुना 10 गुना 1 बटे 100, ये हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कितना, ये 2 जीरो कट गया, 30 गुना 10 300। तो इस पे पहला पे ब्याज आ गया 300 रुपया। अब दूसरा आप इसी तरह से निकालेंगे तो ब्याज निकलेगा कितना, 100 2 जीरो कटेगा, 50 अठे 400 यानी टोटल ब्याज कितना आ रहा है हमको, 4 3 700। ये हो गया। तो और आप देखिए आगे हम बनाते हैं इसको, 700 ब्याज आ गया तो हम 700 यहाँ लिख लेते हैं। 700 बराबर मूलधन दोनों का जोड़ के आप देखते हैं कितना होता है, 500 और 300 कितना हो गया, सॉरी 5000 3000 कितना हो गया 8000। अब ये हो गया मूलधन गुना ब्याज क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर मान लेते हैं एक कोई दर हमको आर है, समय वही 1 साल बटे 100, ये कर ली। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट रहा है और ये 80 से ये 80 कट रहा है, ये 8 नीचे। तो आर का मान यहाँ से हम जब निकालेंगे आर बराबर हो जाएगा 70/8। जब 70/8 निकला है तो ये कौन सा हो जाएगा, और ये कट रहा है 35/4 में, यानी 2 से ऊपर नीचे कट रहा है। तो 4 8 32 बच जाएगा 3, यानी देखिए ये हो रहा है 4 8 32 3 35/4। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना। अब 11 में चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इससे मतलब कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, इसी से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो देखिए अब 11 में क्या बोल रहा है, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो जो बता रहा है यहाँ पे दी गई आकृति एडी कहाँ है, यहाँ पे है एडी व्यास एसी के समांतर है, और ये जो है ना इसके समांतर कौन सा है, ईडी समांतर है, यानी ये इसके पैरेलल है, ठीक ना, क्या है इसके समांतर है, एसी के समांतर। यदि सी बी ई 65 डिग्री, सी बी ई और यहाँ से हम मिला लेते हैं इसको, तो यहाँ से हो गया सी बी ई, और ये एंगल दे रखा है कितना डिग्री, ये एंगल कितना डिग्री दे रखा है 65 डिग्री, यहाँ से लिख लिया। डी ई सी का मान निकालना है, डी ई सी यानी ये कोण निकालना है, डी ई सी ये वाला कोण निकालना है। अब देखिए ये जब ये दोनों आपस में ए सी, ये और एस, ये हो गया मान लेते हैं एसी है और ये ईडी है, दोनों आपस में क्या है, समांतर है। कोई अगर रेखा इसको प्रतिच्छेद करेगा तो इनका ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर मान लीजिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे ये कोण अगर ए हो जाएगा तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये वाला कोण, क्योंकि आपने ये प्रतिच्छेदी रेखा है, आमने मतलब प्रतिच्छेदी रेखा के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और उसके बाद देखिए हम एक काम करते हैं कि आइए ओ से मिला लेते हैं ई को ओ को ई से मिला लेते हैं। अब देखिए यहाँ से ओ ई और ओ सी क्या है, यहाँ पे त्रिज्या है, तो ये वाला एंगल और ये वाला भी एंगल क्या हो जाएंगे, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगी, ये छोटा सा एंगल ये ए बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों आर यहाँ से यहाँ इस तरह से बनाते हैं, जैसे ये और ये हो गया सी और ये हो गया ई, ये हो गया ओ, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या। अगर ये कोण ए है तो ये भी कोण ए है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, अब देखिए ये लाइन पे, अगर ये लाइन के द्वारा ये केंद्र पे बना कोण 65 है, तो ये लाइन के द्वारा इसके परिधि पे बना कोण 65 है, तो केंद्र पे बना कोण कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यानी इसका ये दुगुना हो जाएगा, यानी 130। तो ये वाला कोण, ये वाला यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला कोण आप लोग को कितना हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा आप लोग को 130 डिग्री। कितना हो गया, 130 डिग्री। क्या है कि अगर वृत्त पे 65 डिग्री बनेगा तो इसके केंद्र पे कितना बनेगा, दुगुना। क्या है कि ये इसको एक ही लाइन के द्वारा ये ऊपर बन रहा है ये कोण, और यही लाइन के द्वारा यहाँ पे कोण हम बना रहे हैं, तो ये कितना हो गया 130 डिग्री। अब यहाँ से हम त्रिभुज में चलते हैं, ये हो गया कितना डिग्री 130 डिग्री।
और ये आपस में दोनों क्या हैं, बराबर हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180। तो ये बच गया दोनों 50, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके 50। तो दोनों बराबर है तो आधा कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। तो वो कोण का मान कितना निकल जाएगा हमको, 25 डिग्री। तो इसमें कहाँ से है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। तो यहाँ पे डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब 12 में चलते हैं। तो 12 में देखिए अब जीके का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग आसानी से हम कर पाएंगे। तो बोल रहा है कि सिटी ऑफ रेट्स यानी चूहों का शहर किसे बुलाया जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि कौन इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो ये मेक्सिको सिटी है अमेरिका का, जिस मेक्सिको की राजधानी है मेक्सिको सिटी, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिटी ऑफ रेट्स यानी चूहों का देश बोलते हैं इसको। और ये सेंटियागो क्या है, चिली की राजधानी है। चिली की राजधानी है क्या है, सेंटियागो। ये शंघाई ये चीन का एक शहर है, ठीक ना। हवाना ये क्या है, अमेरिका में एक जगह है, ठीक ना, उसका ये शहर है अमेरिका का। और ये हवाना ये देश है एक। क्यूबा आप लोग सुने होंगे, क्यूबा उनकी ये कैपिटल है, राजधानी है हवाना। तो अगर पूछे कि संसार की रोटी का प्रेरिज किसे बुलाया जाता है, तो ये संसार का रोटी का भंडार किसको बुलाया जाता है, ये प्रेरिज को बुलाया जाता है। ये भी याद रखिएगा आप लोग, प्रेरिज, जो कि उत्तरी अमेरिका का ये घास का मैदान है, उसको क्या बोलते हैं, रोटी का कटोरा, संसार का रोटी, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का स्वतंत्र कौन था। तो बहमनी साम्राज्य का स्थापना कौन किया था, उसके बारे में जान लेते हैं। तो बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया था हसन बहमन शाह। तो ये हो जाएगा हसन बहमन शाह, ये स्थापना किया था, ठीक ना। दक्षिण भारत में एक सल्तनत था, कौन सा, बहमनी साम्राज्य। तो हसन बहमन शाह इसका स्थापना किया था कितने ईस्वी में, वो याद रखना है, 1347 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1347 ईस्वी में जब स्थापना हुआ था। इस समय में दिल्ली के शासक कौन थे, दिल्ली के शासक इस समय में थे मोहम्मद बिन तुगलक। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, ये याद रखना है। तो वही पूछा कि दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली की सल्तनत का शासक कौन था, तो कौन सा हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और दक्षिण भारत में एक और साम्राज्य था, कौन सा साम्राज्य, उसको बोलते हैं विजयनगर साम्राज्य, जिसको स्थापना किया था हरियर एवं बुक्का ने। कौन, हरियर एवं बुक्का ने, ये दोनों भाई थे। तो दोनों भाई मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, विजयनगर साम्राज्य की कितने ईस्वी में, वो याद रखना है, 1336 ईस्वी में। तो आगे चलते हैं। अब बोला कि आइसो हाइट रेखा का संबंध क्या है। अब देखिए आइसो हाइट मीन्स होता है ऊंचाई, ऊंचाई से तात्पर्य क्या है, वर्षा की मात्रा, यानी वर्षा कहाँ है, समान तापमान नहीं होगा, ये नहीं हो। तो वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं, आइसो हाइट बोलते हैं। आइसो बाथ अगर रहता तब होता है समुद्र के अंदर, आइसो बाथ BATHE, आइसो बाथ रहता तब क्या होता है, समुद्र के अंदर गहराई वाले मिलाने वाली क्या होता है, स्थान। समुद्री जल में लवणता अगर आइसो हेलाइन रहता, ISO हेलाइन HALINE, तब क्या होता है, समुद्री जल में लवणता की समान मात्रा को दर्शाने वाली रेखा। आइसोथर्म रहता तब क्या हो जाता, समान तापमान वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने वाली रेखा। तो ये चारों पॉइंट याद रखेगा। अब 15 में चलते हैं। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग किसके बराबर होता है, आप लोग को याद रखना है। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है, ये हो गया। अब चलते हैं 12 में। मुगल शासक अकबर किस वर्ष कश्मीर पर अधिकार किया था। तो मुगल शासक जो है कश्मीर पर कब अधिकार किया था, तो ये आपको याद रखना है 1586 ईस्वी में। कब किया था, 1586 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर पर अधिकार कर लिया था। और इसमें कश्मीर पे कौन सा राजा का था इस शासक, तो इसमें आप लोग को याद रखना है एक राजा था यूसुफ याकूब खां। कौन सा, यूसुफ याकूब खां। उन्होंने इसका मतलब अपने आप को इसके अधीन कर लिया और इसके बाद कश्मीर पे मुगल शासक अकबर ने इस पे अधिकार कर लिया। उसके बाद 17 में है देव समाज का संस्थापक। तो देव समाज का संस्थापक कौन हो जाएगा, अग्निहोत्री, यानी शिवनारायण अग्निहोत्री ने क्या किया था, देव समाज की स्थापना किया था। कब, 1887 में। कितने ईस्वी में, 1887 ईस्वी में ये देव समाज का स्थापना किया था। कौन, शिवनारायण अग्निहोत्री, ठीक ना। तो अब 18 में चलते हैं।
दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत में पूछ रहा है कि सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर बोलता है कि पूरे भारत में कौन सा है, तब हो जाता है यूपी, उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 19 में बोल रहा है कि कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है, तो कल्याणकारी राज्य जो है मूलतः संश्लेषण किसका है? उदारवाद और किसका? समाजवाद का। किसका? उदारवाद और समाजवाद का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 74वें गणतंत्र दिवस परेड पे किस राज्य की झांकी ने को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो 74वां परेड जो हुआ था, यानी जब गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो सभी मतलब राज्य का झांकी का प्रदर्शन किया जाता है, जिनमें से अब की बार 74वें पे किसका था वो याद रखिएगा आप लोग को, उत्तराखंड। किसका था? उत्तराखंड का। विश्व पशु चिकित्सक दिवस, विश्व पशु चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं? तो आप लोग को याद रखना है 29 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व पशु चिकित्सक दिवस। अब 22 में चलते हैं हम लोग। 22 में क्या बोला कि शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्रा भारत पे आया था? तो शाहजहां के शासनकाल में कौन आया था भारत? तो आप लोग को याद रखना है इसमें ये मनुची, ठीक ना, मनुची आया था भारत किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में मनुची भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या निम्न में से किस तिथि को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुई थी? तो आप लोग को पता होगा कि अंतिम बैठक कब हुआ था? अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को। किस तारीख को हुआ था? 24 जनवरी 1950 को अंतिम क्या हुआ था? बैठक हुआ था। अगर पूछे कि पहला बैठक कब हुआ था, तो पहला बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था, ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 24 में देखिए क्या बोल रहा है। 24 में बोल रहा है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 24 में बोल रहा है क्या 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना कौन किया था? तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किया था कौन? वी.डी. सावरकर ने। कौन किया था? वी.डी. सावरकर ने। ये हो गया। और एक याद रखिएगा 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा। कौन था? श्याम जी कृष्ण वर्मा, इनके द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना हुआ था। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना हुआ था किसके द्वारा? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में। और 1904 में क्या हुआ था? अभिनव भारत की स्थापना किया था वी.डी. सावरकर ने। तो अब देखिए 25 में चलते हैं हम लोग। तो 25 में क्या हो जाएगा? बोला कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाजार, ऋण दान, ट्रेजरी बिल, आरबीआई को निर्गत विशेष प्रतिभूति, इनमें से कौन आंतरिक ऋण के घटक है? तीन में से ये तीनों क्या आंतरिक ऋण के घटक है? तो 25 के हो जाएंगे बी। ये हो गया। अब 26 में चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, उसके बाद बताना है इसका कौन सा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समिति से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको हम बताते हैं। देखिए आप देखिए, सुरेश तेंदुलकर समिति ये गरीबी रेखा से संबंधित है। किससे है? सुरेश तेंदुलकर समिति ये गरीबी रेखा से है। और ये नरसिंह समिति ये बैंकिंग क्षेत्र से है। और ये राज चलैया ये कर सुधार से है। और मदन मोहन पुंछी आयोग ये केंद्र राज संबंध से है। तो ये सीरियली मिला हुआ है, तो इसे मैच नहीं करना था। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, यानी 26 का ए हो जाएगा। तो याद रखिएगा, सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा से है, नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र से है, राजा चलैया समिति किससे है? कर सुधार से है, मदन मोहन पुंछी आयोग किससे है? केंद्र राज्य संबंध से है। 27 में चलते हैं। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? तो ये कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल? ये हो जाएगा आपको सहारा मरुस्थल जो है ना, ये विश्व का सबसे उष्ण मरुस्थल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 27 का डी। और थार मरुस्थल कहाँ है? भारत और पाकिस्तान में है। और थार ये हो गया भारत और पाकिस्तान में हो जाएगा। ये अटाकामा कहाँ है? अटाकामा है चिली में। कहाँ है? चिली में। चिली एक देश है जो कि दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका में। तो वहाँ पे अटाकामा मरुस्थल है। और ये
कालाहारी, तो कालाहारी कहाँ हो जाएगा, तो ये कालाहारी हो जाएगा आपको दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका में। तो ये मरुस्थल का क्षेत्र याद रखिए आप लोग, दक्षिणी अफ्रीका में। तो अटाकामा कहाँ हो गया, चिली, दक्षिणी अमेरिका में। और थार हो गया, ये भारत और पाकिस्तान में है। और ये कालाहारी कहाँ हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका में। ये सहारा कहाँ हो जाएगा, ये दक्षिणी अमेरिका में, ठीक ना। तो ये हो गया। अब चलती है आगे, चलते हैं हम लोग 28 में। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधायिका के प्रति। किसके प्रति, विधायिका के प्रति ये उत्तरदायी होता है। 28 में हो गया ये। तो हम लोग 29 में आते हैं। 29 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है, ये तो कौन हो जाएगा, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं 29 का हो जाएगा आप लोग को, ये नई अखिल भारतीय सेवाओं को निरीत करने की स्तुति। ये केवल किसका अधिकार है, केवल राज्यसभा को प्राप्त है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग ये राज्यसभा का कर्तव्य नहीं है। उपराष्ट्रपति का पदच्युत करना ये नहीं है। भारतीय राज्यों की सीमाओं पर ये काम इसका नहीं है। तो राज्यसभा, केवल राज्यसभा को प्राप्त है कौन सा, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निरीत करना, ये याद रखिएगा आप लोग। और उसके बाद ये हैं 26 मार्च 2023 को, 26 मार्च 2030 को। तो इनमें से क्या बोल रहा है कि 26 मार्च 2030 को लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन क्या है। तो इस याद रखिएगा, ये कौन सा वाहन है, LVM3 ये लॉन्च व्हीकल है। 26 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया था वन वेब इंडिया 2 मिशन। इसका लॉन्च वाहन कौन सा, उसका नाम क्या है, LVM3। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि संयुक्त सेनाभ्यास अजय वारियर किन दो देशों के बीच मनाया जाता है। तो ये कौन सा 2 देश हो जाएगा, ये हो जाएगा भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। इंडिया और यूके के बीच मनाया जाता है कौन सा, अजय वारियर। तो 31 का हो जाएगा ये ए। तो आगे बढ़ते हैं आप लोग। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये कब मनाते हैं। तो ये याद रखिएगा आप लोग, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं। कब, 26 अप्रैल को मनाते हैं। पूछे कि विश्व टीवी दिवस तो ये कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 24 मार्च को, यानी 24 मार्च को मनाते हैं। अगर पूछे विश्व सेवा दिवस, ये सेवा दिवस ये पूछे तो कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 9 नवंबर को। कितना तारीख को, 9 नवंबर को। अगर पूछे कि विश्व शरणार्थी दिवस, तो ये कितना हो जाएगा, 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं, 20 जून को। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं, 26 अप्रैल को। 33 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदों में वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम पर कौन होता है। सबसे उच्च क्रम पर कौन होता है, तो इसमें सबसे उच्च क्रम पर होता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो सबसे उच्च क्रम में होता है। जो इसमें से ऑप्शन दिया उनमें सबसे उच्च कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब 34 में चलते हैं। 34 में क्या बोल रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम यानी घटते क्रम कौन सा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात आप लोगों को पता होगा 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, केरल में। उसके बाद कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद कहाँ है, उसके बाद है केरल के बाद आप लोग को इसमें याद रखना है, केरल के बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद मणिपुर। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो केरल में पूछे सर्वाधिक कितना है, तो केरल में आपको जाके है के फॉर केरल 1084, यानी 1084 महिला में 1000 पुरुष पे कितना महिलाएं हैं, 1084 महिलाएं हैं। उसके बाद तमिलनाडु में अगर पूछे, तमिलनाडु में कितना है 996, यानी 996 महिलाएं हैं कितने प्रति 1000 पुरुष पे। उसके बाद आंध्र प्रदेश में जस्ट इससे 3 कम 993, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में 993 हो जाएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ में पूछे तब कितना हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा
91, 991, ये याद रखिएगा, ठीक है। और भारत का अगर समूचे अगर भारत का पूछे लिंगानुपात कितना हो जाएगा, 943, 943। पूछे पूरे भारत का लिंगानुपात कितना है तो वो बताना है कितना, 943। और 2011 के अनुसार ये कितना हो जाएगा, ये 2011 के अनुसार है, और 2001 के अनुसार ये कितना था पहले, ये था 933। ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। पूछेगा 2001 के अनुसार लिंगानुपात कितना था तो 933 हो जाएगा, और 2011 के अनुसार पूछे तो कितना हो जाएगा, 943। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। और ये प्रति कुछ स्टेट का दे रखा है, इसको याद रखिएगा। अब 35 में आते हैं। गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो गोदावरी डेल्टा ये किस राज्य में पड़ता है? ये पड़ता है आंध्र प्रदेश राज्य में। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश राज्य में। अगर पूछे महानदी डेल्टा कहाँ पड़ता है तो महानदी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर कावेरी डेल्टा कहाँ हो गया, ये हो जाएगा आप लोग को तमिलनाडु में। तो आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम हुआ है ये तिब्बत के मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट एक कैलाश श्रेणी है, उसका नाम क्या है? चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग हिमनद से हुआ है। किसका उद्गम? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। और ब्रह्मपुत्र नदी जब ये तिब्बत में प्रवेश करता है तो इसको हम सांगपो बोलते हैं। सांगपो वहाँ के जो लोकल निवासी हैं उसको ये क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नहीं बोलते हैं, सांगपो बोलते हैं इस नदी को। जैसे ही ये नदी कहाँ प्रवेश करती है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में किस होके प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश होके। ये भारत के पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उससे होकर ये प्रवेश करती हैं भारत में। और वहाँ पे इसका नाम हो जाता है सियांग या दिहांग। इसका नाम क्या हो जाता है? सियांग, या इसको बोलते हैं दिहांग। और यही दिहांग नदी को असम में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। तो दिहांग नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र शुरुआत में नहीं होता है, सांगपो रहता है। जब अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है तो इसको दिहांग या सियांग बोलते हैं। और जैसे ही ये नदी असम में प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ये आप लोग याद रखिएगा। और इसी नदी पे सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, द्वीप है, नदी द्वीप बनाती है ये नदी, उसका नाम है मांजुली नदी द्वीप। मांजुली नदी द्वीप, ये भी असम में है। अब चलिए 37 में चलते हैं। IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये कब हुई थी ये याद रखना है, 1964 में हुआ था ये बैंक की स्थापना। तो ये आप लोग को ये ट्रिक बताते हैं। देखिए ये डी है ना, तो ये याद रखिएगा D4 होता है, ABCD 4, तो 4 लास्ट में इसका आएगा, यानी 1964। अगर अंतिम का अंक याद रह जाएगा तो आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो ये IDBI बैंक की स्थापना कब हो गया? 1964 में। अड़तीस में क्या बोला कि INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? तो ये कौन थे? भूलाभाई देसाई, पंडित नेहरू और MA जिन्ना थे। कौन? INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील थे ये भूलाभाई देसाई, पंडित नेहरू और MA जिन्ना। चलिए अब हम लोग 39 में चलते हैं। ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। तो सभी इनमें देखिएगा, पढ़िएगा आप लोग, तो सभी कथन सत्य है। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सही बात है। उसके बाद ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने, सही बात है, ग्राम सभा ही रोकती है उसको अपने मन से काम करने के लिए। उसके बाद साथ में 7 पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी रखती है। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधि पर नज़र रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हो। तो ये सभी कथन क्या है? सत्य है। 40 में देखते हैं क्या है। 40 में क्या बोल रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली सैन्य अधिकारी कौन है? तो ये कौन है? शिव चौहान।
तो याद रखना है कौन सा है, शिव चौहान है, पहली महिला है सैन्य अधिकारी जो कहाँ पे है, सियाचिन ग्लेशियर पे है। अब 41 में देखते हैं, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट, ये दोनों कैंट का क्वेश्चन आ गया है, वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर किस भारतीय दिग्गज क्रिकेट का सम्मानित किया गया है। तो शारजाह क्रिकेट का स्टेडियम का नाम जो है ना, इनमें से एक स्टेडियम का नाम रखा है सचिन तेंदुलकर। किसका नाम रखा है, सचिन तेंदुलकर। इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोर फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री लिखी है, ये किसके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, ये सज्जन सिंह यादव। किसके द्वारा लिखा गया है, सज्जन सिंह यादव के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। उसका नाम क्या है, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। ये लंबा पुस्तक याद रखें हैं, सज्जन सिंह यादव। 43 में है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। तो ये कौन सा हो जाएगा, संघ सूची। संघ सूची में क्या शामिल है, ये भारतीय स्टेट बैंक, सॉरी भारतीय रिजर्व बैंक RBI किस सूची में है, संघ सूची में है। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था इसका स्थापना। और राष्ट्रीयकरण अगर पूछे तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका स्थापना RBI एक्ट 1944 के द्वारा हुआ। उसके बाद आप 44 में चलते हैं, बाणभट्ट लेखक थे, तो इनमें से देखना है बाणभट्ट लेखक थे किसके। तो देखिए बाणभट्ट, कादम्बरी ये भी लिखे हैं बाणभट्ट, बाणभट्ट लिखे हैं। और देखिए हर्षचरित ये भी बाणभट्ट लिखे हैं। और पार्वती परिणय, पार्वती परिणय ये भी कौन लिखे हैं, बाणभट्ट। तो ये 3 पुस्तक याद रखना है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, बाणभट्ट के द्वारा है। और ये पंचतंत्र ये किसके द्वारा लिखा गया है, विष्णु शर्मा के द्वारा, ठीक ना। ये पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, विष्णु शर्मा के द्वारा ये लिखा गया है। तो इनमें से तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा ये 44 का। अब 45 में चलते हैं, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वनाक्षित प्रतिशत लगभग कितना है। तो ये यानी वन का प्रतिशत बताना है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वन का प्रतिशत कितना है, कितना मतलब वन उस पर वहाँ पाया जाता है। जब झारखंड राज्य बनने से पूर्व, यानी झारखंड राज्य जब अलग नहीं हुआ था उस समय की ये बात कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 17%। 17% भाग पे क्या था, वन था, यानी 2000 ईस्वी से पहले की बात है ये। अब 46 में देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो बलवंत राय मेहता ये किसके द्वारा है, बलवंत राय मेहता ये हो जाएगा आपको प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार, ये सुझाव दिया था, प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार। सॉरी, बलवंत राय मेहता ये दिया था त्रिस्तरीय पद्धति, और अशोक मेहता दिया था द्विस्तरीय पद्धति। उसके बाद LM सिंह भी, ये क्या था, LM सिंह भी ये दिया था स्थानीय स्वशासन पद्धति। और JB के राव ये दिया था प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, A का हो जाएगा 2, A का हो जाएगा 2, A का हो जाएगा 2, B का हो जाएगा 1, और C का हो जाएगा 4, और D का हो जाएगा 3। तो कौन सा ऑप्शन में है, A का ऑप्शन है 2, B का है 3, और C का है 4। हाँ, तो ये ऑप्शन हो जाएगा C। तो आप लोग याद रखिएगा, अशोक मेहता द्विस्तरीय दिया था, बलवंत राय त्रिस्तरीय, और LM सिंह भी ये दिया था स्थानीय स्वशासन पद्धति, और JB के राव ये दिया था प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार। 47 में संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिका एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है। तो ये किसकी सलाह पर किया जाता है, तो ये आप लोग को याद रखना है, मंत्रिपरिषद की सलाह पे ये किया जाता है। अब आप लोग चलते हैं 48 पे।
भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो ये कौन सा बैंक है? तो ये बैंक आप लोग को याद रखना है, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक है। 49 में उनके संगठन के आधार पर क्रम में रखिए, इसको क्रम में सजाना है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो बम्बई एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1852 में, ये याद रखिएगा आप लोग ईस्वी। और इंडियन लिंक की स्थापना पूछे तो 1875 में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन का पूछे तो ये कितना में हुआ था? 1876। इंडियन लिंक 75, इंडियन एसोसिएशन 76 में। सबसे लास्ट में हुआ था मद्रास, ये हुआ था मद्रास महाजन सभा 1884। तो आप लोग इस क्रम में सजा लीजिए कौन सा सबसे पहले कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? ये बम्बई एसोसिएशन हो जाएगा। उसके बाद कौन हो गया? 52 के बाद आपको कहाँ कौन सा आ जाएगा? 76, यानी इंडियन एसोसिएशन। एक के बाद 3 आएगा, तो एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में ये हो जाएगा। तो 50 में हम लोग चलते हैं। 50 में क्या बोल रहा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण। सही बात है। सबसे अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये है पश्चिमी चंपारण। तो इस प्रकार से अगर पूछे कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। अब बिहार का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो ये शिवहर। तो ये दो जिला याद रखना है आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दोनों ये सही है, तो ए और आर दोनों क्या है? सही है। 51 में हम देखते हैं वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का विषय क्या था? वैश्विक आयुर्वेद 2023 का विषय क्या था? तो ये आप लोग को याद रखना है, हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियां, एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। चुनौतियां और पुनरुत्थान आयुर्वेद, ये इसका क्या था? थीम था, ये विषय था। इस सब्जेक्ट के माध्यम से ये दिवस मनाया गया था, ठीक ना। तो ये 5वें आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ था कब? 1 से 5 जनवरी को, सॉरी 1 से 5 दिसंबर के में, 1 से 5 दिसंबर, ये याद रखना आपको। 52 में है भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजन किया गया ढाका बांग्लादेश में। कहाँ आयोजन किया गया? बांग्लादेश, ढाका में। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो ये क्या गया था? 18 मार्च को, ये याद रखिएगा। कितना मार्च को? 18 मार्च को ये भारतीय उच्च शिक्षा मीट, यानी मीट मीन्स होता है कि मिलन हुआ था, सम्मेलन हुआ था 2023 में। ये कहाँ किया गया था? ढाका बांग्लादेश में। 18 में देखते हैं, सॉरी ये हो गया 52 हो गया ये, अब ये 53। 68 में हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? ये हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कार किसको मिला था? ये बोलना है, बताना है। तो हुंडई याद रखना है, गंगूबाई काठियावाड़ा। ये किसको मिला था? गंगूबाई काठियावाड़ा को, ये याद रखना है। तो इसमें आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, ठ, ये ठ है ना, इसमें ड है, इस तरह से याद रखिएगा। हुंडई पूछे तो काठिया हो जाएगा, क्या है कि इसमें ड आता है, इसमें ठ आता है, और इस तरह से कुछ ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा इसको। 54 में है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, इनके लेखक जो ये पुस्तक है किसने लिखी है? ये कौन लिखे हैं ये पुस्तक? ये लिखे हैं एस जयशंकर, यानी अपने विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, इनके द्वारा ये लिखे गए हैं। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स लिखा है। उसके बाद 55 में हम लोग देखते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 10 जनवरी 2023 को उड़ीसा के तट पर किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये कौन सा है? ये पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है। ये कहाँ से किया है? ये याद रखना है, उड़ीसा के तट पे। उड़ीसा के तट पे क्या है? पृथ्वी द्वितीय, यानी अर्थ सेकेंड, पृथ्वी द्वितीय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किसके द्वारा किया गया है? वो भी याद रखना, DRDO के द्वारा किया गया है। DRDO के द्वारा कब किया गया? कब किया गया? 10 जनवरी को ये किया गया है। अब 56 में देखते हैं अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी।
ऑपरेशन कावेरी से तात्पर्य क्या है? ऑपरेशन कावेरी से तात्पर्य है सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत का बचाव अभियान, उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेशन कावेरी। ये याद रखिएगा आप लोग। 57 में किस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड में सबसे अधिक ग्रैमी जीत के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रचा है? तो ग्रैमी अवार्ड सबसे ज़्यादा किसको मिला है, आप लोगों को बताना है। तो इसमें देखिए, ये याद रखिए, बेयोंसे ये अंग्रेजी मतलब ये इंग्लिश मतलब विदेशी सिंगर हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो आपको याद रखना है कि ग्रैमी अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में, यानी एल्बम जिसको बोलते हैं, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। सबसे ज़्यादा कौन जीता है? बेयोंसे ये सबसे ज़्यादा मतलब सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड जीतकर अपना रिकॉर्ड कायम किया है। तो अभी तक इसको कितना टोटल मिल गया है? 32 अवार्ड मिला है इसको ग्रैमी का। ये आप लोग को याद रखना है। उसके बाद 58 में देखते हैं। यहाँ से ये 58 में यहाँ से आ गया, फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये हम आप लोग को बताएंगे। कोई वस्तु अपने विरामावस्था 0 मीटर, यानी कोई वस्तु यहाँ से स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 से उस टाइम भी था 0, चलना शुरू करती हैं और एक्स अक्ष यहाँ से मान लेते इसको है 3 मीटर प्रति सेकंड नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। समय 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच की अवधि में इसका औसत वेग कितना होगा, ये निकालना है। यानी जब इसका त्वरण दे रखा है कितना, ए बराबर दे रखा है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच की अवधि में इसका औसत वेग क्या होगा? तो 2 सेकंड पे पहले इसका वेग निकालते हैं। तो ये v बराबर एक फॉर्मूला होता है, v बराबर u प्लस at। अब देखिए, तो v बराबर u का मान शुरू में क्या था, जब स्टार्ट करेंगे इसका वेग 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। ये त्वरण का मान 3 दे रखा है, समय बोल रहा है 2 सेकंड, तो 2 रखेंगे, तो 2 सेकंड पे वेग कितना हो जाएगा? 6। 2 सेकंड पे 6 हो जाएगा। और ये 4 सेकंड पे पूछेगा तो कितना हो जाएगा? u तो 0 रहेगा, 4 सेकंड पे हो जाएगा 3 गुना ये 4, कितना हो जाएगा? 12। यानी 2 सेकंड पे उसका वेग हो जाएगा 6 और 4 सेकंड पे हो जाएगा 12। तो औसत वेग क्या हो जाएगा? औसत वेग को कैसे निकालेंगे? तो दोनों को जोड़ देंगे, 12 6 18, और समय कितना हो जाएगा? दोनों के बीच का समय 2 सेकंड, तो ये हो जाएगा 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 9 मीटर प्रति सेकंड कौन सा हो जाएगा? ये डी ऑप्शन हो जाएगा। तो अब हम लोग जाते हैं 59 में। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, तो इसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा। तो इसमें बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, तो ये हो जाएगा 4/9 W। तो एक फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, कौन सा फार्मूला? ये होता है भार W/1 प्लस H/R का स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखिएगा। अब जहाँ भी पूछेगा वहाँ बता देंगे। W तो हो गया भार, 1 रखना है, ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर, पृथ्वी की त्रिज्या के आधी, यानी बोल रहा ऊंचाई कितना है? R/2 है, तो H की जगह R/2 रखेंगे, R से R कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9/4। तो 4 ऊपर चलेगा, 4/9 W हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। इस तरह से सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, W/1 प्लस H/R का स्क्वायर, ये होता है। कहीं पे हम पृथ्वी के ऊपर जाएंगे, इसका भार का अनुपात मतलब कैसे बदलेगा। 60 में देखते हैं। निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? तो सबसे अधिक परमाणु किस में होते हैं वो बताना आप लोग को। तो सबसे अधिक परमाणु होते हैं ये H2SO4 में। H2SO4 में सबसे अधिक परमाणु होंगे। तो आप लोग कैलकुलेट देखिए, 2 4 2 6 1 7 है ना, इसमें 7 परमाणु हैं। जैसे ऑक्सीजन का 4, सल्फर का 1, 5, 2 हाइड्रोजन का, कितना हो गया? 7, सबसे ज़्यादा इसी में है। अब ये देखते हैं 61 में। 2 प्रतिरोधों 10 ओम 20 ओम को श्रीलंका सीरीज में जोड़ाता है, यानी 10 ओम और 20 ओम को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 30 ओम हो जाएगा।
और इस संयोजन को वोल्टेज आपूर्ति 30 वोल्ट दी जाती है। तो 10 ओम वाले प्रतिरोध का वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो वोल्टेज कितना दिया था, पहले हम करंट निकालते हैं, करंट कितना निकलेगा। तो ओम का नियम बता रहा है क्या, V बराबर होता है IR। ये V का मान आप लोग को यहाँ दे रखा है कितना, 30, और I का मान हमको पता नहीं है, लेकिन R का मान टोटल कितना हुआ है 30, तो यहाँ से लिखेंगे 30। तो करंट का फ्लो कितना हो रहा है, 1 एम्पियर का, कितना का, 1 एम्पियर का करंट का फ्लो हो रहा है। अब देखिए आगे हम बनाते हैं। 1 एम्पियर का करंट का फ्लो हो रहा है, ये है 10 ओम और ये है 20 ओम, ये 10 है और ये 20 है, और करंट कितना जा रहा है इससे, 1 एम्पियर का। तो यहाँ से भी 1 एम्पियर का करंट जाएगा ये 10 वाला से। तो यहाँ से हम देखिए I का मान 1 है यहाँ पे, और R का मान कितना है, 10 है। तो अगर यहाँ से V का मान पूछे यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा IR। तो I का मान 1 और R का मान 10, तो कितना हो गया 10 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, 61 का बी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। 62 में K2SO4 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो K2SO4 का आप लोग को क्या बताना है, मोलर द्रव्यमान। तो कैसे निकालेंगे इसका, तो सिंपल सा तरीका हम लोग बताते हैं। देखिए पोटेशियम, ये क्या है पोटेशियम, पोटेशियम का कितना होता है 39, ये दो इसमें गुना करना है, तो 39 गुना 2 करना है, 39 गुना 2, ठीक ना। अब सल्फर का कितना होता है 32, परमाणु संख्या होता है 16, लेकिन परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 32। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 16, तो लेकिन कितना है 4, 16 चौका 64 हो जाएगा। जब ये सब को जोड़ेंगे 39 गुना 78 प्लस 32 प्लस 64, तो 4 2 6 8 6 14, ये हो गया 6 3 9 9 7 16 16 1 17, कितना हो गया 174। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं। 63 में बोल रहा है अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिक, ये दे रखा है इतना तथा इतना के रूप में है, तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होंगे। तो औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना है किसमें, 63 में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान ब्रोमीन का कितना है 79, और इसका प्रतिशत कितना है 49.7%, ये हो गया बटा 100, यहाँ प्रतिशत कर लेते हैं, और प्लस 81, और कितना प्रतिशत है 50.3% बटा 100। इसका औसत निकालना, पहले दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को आप लोग जोड़ के देखिएगा, ये आएगा समथिंग 80.006, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। 64 बोला कि सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से आप लोग मिलान कर लीजिएगा, तो 64 का ऑप्शन हो जाएगा सी। देख लीजिएगा, मिला कर लीजिएगा इस तरह से। 65 में देखते हैं। पैंसठ में आप लोग जब बनाइएगा तो इसका हो जाएगा 65 का क्या हो जाएगा, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। 65 का हो जाएगा ए, यानी 1 का 4, बी का 3, सी का 2, ई का ए। जमुनापारी क्या है, ये है दुधारू पशु है, ठीक ना। सिरोही क्या है, मांस है। पश्मीना क्या है, ये बाल या ऊन बोलते हैं। मालाबार क्या है, खाल है। 66 में देखिए, 66 में क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह इतना मतलब एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी व्यवस्था बनाने में पहले कितनी दूरी तय करेगी। तो इसमें दूरी निकालना है सबसे पहले, यानी अस्थिर होने में वो कितना दूरी तय करेगी। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम इसका चाल दे रखा है, यू का मान, शुरुआती चाल यू कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जब किलोमीटर को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो इसको क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे तो 18×5 ये हो गया 25 मीटर प्रति सेकेंड। ये 25 मीटर प्रति सेकेंड में बदल गया। तो किलोमीटर को अगर मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुना करते हैं। अगर इसको उल्टा करना है तो उल्टा 18/5 से गुना करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा आप लोग। और त्वरण ए का ये हो गया यू का मान, और ए का मान दे रखा है 0.5 यानी 1/2।
अब निकालते हैं। S बराबर होता है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, V² बराबर U² प्लस 2AS ये फॉर्मूला होता है। तो V का अंतिम वेग है, ये अंतिम वेग तो 0 है ही है, काहे कि रुक जाएगा। शुरुआती वेग आपको अभी हम निकाले थे, 5/18 से गुना किए थे इसमें, तो ये 25 आया था। 25 का स्क्वायर होगा 625 प्लस 2 और A का मान यहाँ पे दे रखा है -1/2, कितना -1/2 और S ये 2 से 2 कट गया, तो S ये -S हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा तो S हो जाएगा। S बराबर 625, तो यहाँ S क्या है, ये दूरी है, तो कितना मीटर जाएगा वो 625 मीटर। तो ये ऑप्शन A हो जाएगा इसका। 67 में देखते हैं। 67 में बोल रहा है क्या, 46 ग्राम सोडियम परमाणुओं की संख्या कितना, ये तो पहले भी बताए थे। तो सोडियम का होता है 23, ठीक ना। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और परमाणु द्रव्यमान होता है 23, तो 1 मोल में होगा 23, तो ये 46 ग्राम है, तो कितना मोल हो गया, 2 मोल। और 1 मोल में एवोगाड्रो संख्या होता है 6.022 गुना 10⁻23, लेकिन यहाँ कितना मोल का बात कर रहा है, 2 मोल का, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 68 में बोला, यदि हम लोलक को किसी द्रव में से भरे बर्तन में लटका दे तो क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आप लोग को याद रखना है, लोलक शीघ्र ही रुक जाएगी। क्या हो जाएगा, लोलक शीघ्र ही रुक जाएगी। 69 में, एक पहाड़ी से 100 मीटर दूर ध्वनि उत्पन्न होती है तो 3/5 सेकेंड पश्चात प्रतिध्वनि सुनाई देती है, ध्वनि की चाल क्या है। तो ध्वनि का चाल क्या हो जाएगा, ध्वनि का चाल होगा 2 गुना दूरी बटे चाल बराबर होगा 2 गुना दूरी बटे समय। तो आप यहाँ से कर सकते हैं 2 गुना 100 बटे समय कितना लगेगा, 3/5, 3 नीचे ऊपर 5, यहाँ से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3/5, यानी ये समथिंग आ जाएगा 333.3। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से 2 से क्यों गुना किया, देखिए यहाँ से जब ध्वनि निकलती है पहाड़ी क्षेत्र से टकराती है फिर वापस जाती है, तो ये 2 गुना डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है, इसलिए यहाँ 2 से गुना करना पड़ता है। 70 में देखिए, इसको मिलाना है, तो गोबर गैस इसको बोलते हैं मीथेन, उसके बाद कोल गैस को बोलते हैं H2 + CH4 + CO बोलते हैं कोल गैस। प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं CO + N2 को, वाटर गैस बोलते हैं CO + H2O को। तो यह कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा गोबर गैस, एक यानी A का 3 की कहाँ पे है, ए ऑप्शन हो जाएगा, 70 का ए हो जाएगा। अब चलते हैं 71 में, प्रकाश का अवरक्त स्पेक्ट्रम देखने के लिए कौन सा प्रिज्म उपयोग में लाया जाता है। तो कौन सा प्रिज्म उपयोग में लाया जाता है, ये आप लोग को बताना है। तो ये हो जाएगा ए, यानी रॉक साल्ट का उपयोग किया जाता है। निम्न में से किस अल्कोहलिक पेय को बिना आसमान के निर्मित किया जाता है। तो कौन सा अल्कोहलिक है ये, तो ये है आपको जा करके वाइन, शराब को, ठीक ना। ये सब को किया जाता है लेकिन इसको नहीं किया जाता है। 73 में 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने मोल होंगे। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे, तो ऑक्सीजन के आपको पता है कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो 16 मिला के 1 मोल बनता है, तो 12 मिला कितना बनेगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 16 बराबर 1, तो 1 बराबर 1/16, तो निकालना है कितना 12 ग्राम का 12, तो 3 चौका 12, 4 चौका 16, यानी 3/4 आप देख सकते हैं। तो 12 ग्राम मोल ऑक्सीजन गैस में कितने मोल होंगे। तो इसका ऑप्शन इस तरह से हम यहाँ से देखते हैं 3/8, 12 ग्राम ऑक्सीजन का होता है 8। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, देखिए ऑक्सीजन को जनरली लिखा जाता है O, लेकिन अगर वो फ्री में O अवस्था में नहीं रहता, O2 में रहता है, तो इसका यहाँ पे हम परमाणु द्रव्यमान जब भी लेंगे तो 32 लेंगे, यहाँ से ये मिस्टेक हो रहा था इसलिए आंसर नहीं आता। तो 32 ग्राम मिल के बनाता है 1 मोल, तो 1 ग्राम मिल के बनाएगा कितना 1/32,
तो यहाँ पे कितना है 12, तो 12 से गुना कर देंगे यहाँ पे। 3 चौक 12, 4 8 32, तो कितना हो गया 3/8 हो गया। 3/8 को जब हम भाग देंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 8 या 24, 8 या 24, 3 बचेगा 6, 8 से 56, 3 7, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। 74 में देखिए, 74 में क्या बोल रहा है कि 100 kg द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकेंड में 5 मीटर से इतना हो जाता है, तो उस पर लगने वाले बल का परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये v बराबर, यहाँ एक फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, v बराबर u + at। यहाँ से हम त्वरण निकालेंगे। v क्या होता है, फाइनल वेग कितना है 8, इनिशियल वेग कितना है 5, त्वरण हमको पता नहीं है लेकिन टाइम दे रखा है 6 सेकेंड। तो यहाँ से ये 5 को इस साइड ले आएंगे, 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 में भाग दे देंगे 6 से, तो a का मान यहाँ से आ गया कितना 1/2, यानी त्वरण का मान यहाँ हम लिख लेते हैं, a का मान आ गया कितना 1/2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अब बल F बराबर क्या होता है m गुना a, यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। m का मान दे रखा है 100 और a का मान निकला 1/2, तो ये काटेंगे यहाँ से हो जाएगा कितना 50। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए। सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है, तो कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा आपको 51% प्राप्त होता है पृथ्वी को। होलोग्राफी तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो ये आपको हो जाएगा होलोग्राफी एक त्रि-आयामी चित्र भंडारित और प्रदर्शित करने की एक विधि है, सही बात है। होलोग्राफी वास्तव में एक दृश्य भ्रम ऑप्टिकल इल्यूजन है, तो दोनों सही यहाँ पे याद रखिए आप लोग। 77 बोलते हैं कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म दे रखा है, तो एलपीजी के मुख्य अवयव है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये एलपीजी का मुख्य अवयव क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग देखते हैं, तो ये हो जाएगा इथेन, ब्यूटेन और आइसोप्रोपेन होता है, तो यहाँ प्रोपेन दे रखा है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से 3 चीज़ होता है, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये 3 याद रखना है आप लोग को। तो मीथेन इसमें नहीं होगा, तो इसमें इथेन से स्टार्ट हो रहा है, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अब आगे चलते हैं। एक चालक तार की लंबाई दे रखा है यहाँ पे 80 सेंटीमीटर तथा इस तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखना है, तो R बराबर होता है ρl/a। यहाँ पे R होता है प्रतिरोध, और ये होता है प्रतिरोधकता, ये होता है तार की लंबाई, ये होता है ये है क्षेत्रफल, एरिया जिसको बोलते हैं क्षेत्रफल। तो यहाँ सब ये निकल जाएगा। तो हम अब बनाते हैं, इस पर निकलना है क्या, उसका विशिष्ट प्रतिरोध निकलना है, यानी प्रतिरोधकता निकलना है, ये ρ का मान निकलना है। तो R बराबर आ गया क्या ρl/a। तो यहाँ से इसका ρ बराबर क्या हो जाएगा R गुना a/l, ये हो जाएगा। तो सब मान रखते हैं यहाँ पे। तो R का मान दे रखा है कितना 1.5, A का मान दे रखा है 0.025 और L का मान 80, ये आ गया। ये 0 से 0 कर यहाँ दे देंगे यहाँ से, और यहाँ से ये हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा 3 0। अब देखिए अब सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से 25 चौका 100, 4 और नीचे में 3 5 15 5 5, ये हो जाएगा 5 5, ये 3 5 160। तो यहाँ बच गया क्या 16 चौका 64, 640 नीचे में आ गया, ऊपर में नीचे ऊपर कितना आ गया 3। अब इसमें भाग दे के देख लेना है कितना आएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाना चाहिए। तो देखते हैं 0 0 6 5 30, 6 चौका 24, तो ऑप्शन हो जाएगा, आपको सॉल्व कर लीजिएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ये 0.000469। आप लोग इसमें भाग दे के देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं 79 में, ये प्रतिरोध का संयोजन है, यहाँ पे दे रखा है, इसको ये सिंपल है बता देंगे हम तुरंत। तो ये देखिए ये दोनों मिला के ये समान अति क्या में है, सीरीज में है, तो ये दोनों मिला के 6 बनाएगा, 3 ओम 3 ओम, कितना ओम हो जाएगा 6 ओम। ये भी सीरीज में है, श्रेणी क्रम जिसको बोलते हैं, 3 3 मिला के 6 ओम बनाएगा।
तो अब ये दोनों ऐसे बनाते हैं फिगर, ये 6 ओम ये दोनों मिला के बना लिया, और ये बीच वाला यहाँ पे ये लिख लेते हैं 3 ओम, और ये दोनों मिला के कितना हो गया 6 ओम। अब देखिए ये तीनों समांतर क्रम में हो गया 6 3 6, तो इसको जोड़ना है 1/6 समांतर क्रम में, ऐसे उल्टा करके जोड़ते हैं 1/6। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 1 यहाँ 2 हो जाएगा ऊपर का, यहाँ पे 1, तो 2 1 3 1 4, 4/6। तो 1/r का मान आया कितना 4/6, कितना आ गया 4/6। तो यहाँ से हम 4/6 आया कितना 1/r का मान आ गया 4/6, तो r का मान आ जाएगा कितना, इसको उलट देंगे तो इसको भी उल्टेंगे 6/4, ये कटेगा 3/2 ओम। तो कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन ए। तो 80 में चलते हैं। किसी कार के 12 वोल्ट के अग्रदीप हेड में 6 एम्पियर की धारा 20 मिनट के लिए प्रवाहित होती है, तो इस समय उपयुक्त ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो ऊर्जा निकालना है, तो देखिए इसको हम बनाते हैं, तो ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है आवेश इंटू वोल्ट, ये फॉर्मूला होता है, ये ऊर्जा का। तो अब निकल जाएगा। तो Q का मान हम सबसे पहले निकालेंगे। Q का मान कैसे निकालेंगे, तो Q बराबर होता है IT। Q बराबर क्या होता है, विद्युत धारा गुना समय IT। तो यहाँ से I का मान दे रखा है 6 और T का मान दे रखा है 20 मिनट। 20 मिनट में हमको सेकेंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 छाके 20 मिनट को हमको किस में बदलना है, सेकेंड में, तो 20 गुना 60 कर देंगे। ये किसका मान आ गया, Q का मान आ गया। और V का मान कितना दे रखा है 12, बस इसको गुना कर लेंगे। तो एक तरीका देखिए क्या करना है, 0 को छोड़ देना अभी। तो 6 दूनी 12, 12 छाके 72, 72 गुना 12, 72 गुना 12 आप लोग जब कीजिएगा तो 12 दूना 24 और 12 7 84, 2 86, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ये 2 0 छोड़े थे, ये अंतिम में हो गया, तो इतना जो ऊर्जा हो जाएगा। तो ये सब फॉर्मूला आप कॉपी में लिख लीजिएगा, तो इससे आप लोग को क्या हो जाएगा, फिजिक्स का जो भी है फॉर्मूला, ये इससे आप रिवाइज कर लीजिएगा। 81 में है, किसी तत्व A का परमाणु द्रव्यमान इतना AMU है, तो इसके किसी एक नमूने में इसके समस्थानिक इतना का प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो इसको हम बनाते हैं, तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं टोटल कितना दे रखा है 16.2, ठीक ना। अब देखिए ये पहला द्रव्यमान कितना है 16, हमको पता नहीं कितना प्रतिशत है, मान लेते हैं कि ये x प्रतिशत है, तो x/100 लिख दिए। और दूसरा कितना दे रखा है 18, तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे 18, जब ये x होगा तो ये 100 में से x कम होगा, तो ये इसको हम लिखेंगे 100 माइनस x/100, इस तरह से हम लिखेंगे। इसको थोड़ा और इधर करके लिखते हैं। टोटल कितना दे रखा है 16.2, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये 16 का मान लेते हैं, ये x प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस x प्रतिशत, दोनों मिल के बना रहा है इसलिए इतना, तो x/100 प्लस ये कितना हो जाएगा 18 कहाँ से लाए, इसका परमाणु द्रव्यमान 18 गुना 100 माइनस x/100। तो इस यहाँ से आप लोग x का मान निकालिएगा, तो x का मान आएगा आप लोगों को करीब 90 के करीब। तो 90 का x का मान आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 10। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 82 में हम लोग देखते हैं कि एक परमाणु पर कुल आवेश +2 है, तो इसके 28 इलेक्ट्रॉन तथा 30 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी ये बताना है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, देखिए कुल इलेक्ट्रॉन, इसमें 28 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 28 और चार्ज कितना है 2, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इस पर। तो यहाँ से हम अगर चार्ज 2 है तो 2 घटा लेंगे, तो कितना बच जाएगा 26 इलेक्ट्रॉन भी उस पर मौजूद है। और यहाँ पे और क्या दे रखा है, न्यूट्रॉन की संख्या n का मान दे रखा है कितना 30। तो इसका चार्ज पूछे, इसका क्या पूछे, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, A बराबर होता है n + p। तो n + p हो जाएगा 30 + 26 कितना हो जाएगा 56।
इस तरह से याद रखिएगा। 83 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो कार्बन परमाणु की सम इलेक्ट्रॉनिक्स कौन सा है, तो हम लोग 83 में देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपको N+। N+ जो है ना ये कार्बन के समस्थानिक है, ठीक ना। कैसे, कार्बन का होता है 6, नाइट्रोजन का होता है कितना 5, इसलिए 5 में अगर ये सॉरी नाइट्रोजन का कितना होता है 7, तो इसका ये N+ का मतलब हो गया क्या, एक इलेक्ट्रॉन इस पे कम है, तो नाइट्रोजन पे होता है 7, एक कम है तो ये बच गया 6, कार्बन का होता है 6, इसलिए कार्बन के बराबर है नाइट्रोजन का, इसलिए ऑप्शन ऑफ केस क्या हो जाएगा। तो कार्बन के परमाणु का सम इलेक्ट्रॉनिक्स है, सम इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब होता है इलेक्ट्रॉन किसका समान है, तो कार्बन के समान है। 84 में बोला है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत है, तो इसका औसत वेग कितना होगा। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं हम, त्वरण बोलते हैं। अगर वो समान है यानी वो 0 है तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका औसत वेग क्या हो जाएगा, तो दोनों वेग प्रारंभिक और अंतिम वेग का क्या हो जाना चाहिए, आधा हो जाना चाहिए, अंतर का आधा हो जाएगा, ठीक ना। प्रारंभिक अंतिम तथा प्रारंभिक वेग के अंतर का आधा हो जाएगा ये 84 का डी। सॉरी उल्टा इसमें कुछ गड़बड़ बोल दिया, प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग का आधा होना चाहिए, ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी v1 + v2/2 ये होना चाहिए जब a का मान क्या हो 0 या कांस्टेंट हो, 0 या कांस्टेंट हो। अब देखिए यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन आ रहा है, तो अब तो जल्दी से बन जाएगा, अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। मोमेंटस, मोमेंटस मीन्स क्या होता है आप लोग को बताना है। तो जैसे कि देखिए मोमेंटस, मोमेंटस होता है क्या, मोमेंटस होता है कि इम्पोर्टेंट, ठीक ना। ये क्या होता है मोमेंटस, तो ये हो जाएगा इम्पोर्टेंट, क्या हो जाएगा इम्पोर्टेंट। 85 हो गया, 85 अब 86 में चलते हैं। एबंडेंस, एबंडेंस मीन्स क्या होता है, एबंडेंस मीन्स होता है यहाँ से एक सॉरी मोमेंटस वाला कहाँ गया, हाँ इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसका मोमेंटस हो गया। अब इसमें हम देखते हैं इसमें 86 में एबंडेंस, एबंडेंस मीन्स होता है क्या, प्रचुर मात्रा में कोई चीज़, तो इसका ये हो जाएगा क्या 86 का एबंडेंस, एबंडेंस का अर्थ होता है क्या प्रचुरता में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर साइनोनिम्स पूछेगा तो क्या हो जाएगा स्कार्सिटी कमी, अगर पूरा बोलेगा तो इसका हो जाएगा पॉवर्टी, तो इसका हो जाएगा स्कार्सिटी, यानी उसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा स्कार्सिटी। ये आप लोग को याद रखना है। अब 87 में देखिए, 87 में बोला कि टाइम आफ्टर टू लाइट एंड बिफोर लाइट, इसको क्या बोलते हैं, टाइम आफ्टर टू लाइट एंड बिफोर लाइट को हम क्या बोलते हैं, इसको बताना आप लोग को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डस्क, डस्क को बोलते हैं टू लाइट एंड बिफोर लाइट, नाइट के बीच को बोलते हैं डस्क। फिट्स एंड स्टार्ट्स बोला कि ऐसा फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका क्या हो जाएगा, ये वर्ड का मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंटली, क्या हो जाएगा सॉरी नॉट रेगुलरली। जैसे कि तारा अपने समूह में कैसे रहता है, कहीं ये रहता है यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये कुछ रेगुलर शेप में नहीं रहता है, इसलिए इसका हो जाएगा नॉट रेगुलरली। 89 में हम लोग देखते हैं, बोला कि द मेटल्स एंड मिनरल्स सेक्टर डैश करंटली हैव वैल्यू, तो इसका द मेटल्स एंड मिनरल्स ये यहाँ पे क्या लगाएंगे आर लगाएंगे, दोनों प्लूरल में है तो इसमें यहाँ पे आर लग जाएगा। उसके बाद है 90 में वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, वो 25 होता है, कितना होता है 25। 91 में देखते हैं कौन सा व्यंजन अंतस्थ है, तो कौन सा व्यंजन इसमें अंतस्थ है, वो हो जाएगा वो, कौन सा हो जाएगा वो। निम्न में से देशज शब्द है, देशज शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा लोटा, ये अपने देश का है, ठीक ना, बाकी भी देशज याद है, तो लोटा क्या है देशज है। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है, तो भाववाचक संज्ञा क्या है मित्रता, क्या हो जाएगा, तो इसमें भाववाचक संज्ञा है मित्रता। मधु फल काट रही है, इस वाक्य में क्रिया क्या है,
मधु फल काट रही है, तो क्रिया इसमें क्या है, काटना, तो काट रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 94 का सी। 95 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल का बोल रहा है, कौन सा हो जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा वे आए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा 95 का सी, यानी वो आ गए थे, यानी वे आए थे, पूर्ण भूतकाल का हो जाएगा। संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण है, संकेत देता है, यानी संकेत क्या दे रहा है यहाँ पे, उसकी गाय, ये संकेतवाचक हो जाएगा 96 का सी। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है, उनके बिना, संबंध कर रहा है, तो उनके बिना एक वाक्य हो गया, कुछ नहीं हो, तो तुम यहाँ पे उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, तो यहाँ पे संबंध हो जाएगा क्या, उनके बिना, तो बिना हो जाएगा यहाँ पे संबंध, ये संबंध बता रहा है, इसको रिलेशन इससे बना रहा है संबंध, तो बिना हो जाएगा यहाँ पे। 98 में क्या बोला, एक वचन का उदाहरण नहीं है, एक वचन का उदाहरण कौन सा इनमें से नहीं है, तो 98 का हो जाएगा डी, बिल्लियाँ, बहुत सारा है तो बहुवचन हो जाएगा। तो 99 में बोलते हैं कि यहाँ पे क्या दे रखा है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग कौन सा शब्द है, तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बताना है, तो 99 का हो जाएगा सी, बुढ़ापा, ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी स्त्रीलिंग है, तो बुढ़ापा क्या हो गया, पुल्लिंग। अवसान शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, अवसान में कौन सा, तो दिख रहा है कि उपसर्ग किसको बोलते हैं, जो शब्द के शुरू में लगते हैं, अब कहाँ है यहाँ पे। तो आई होप आप लोग यहाँ तक देख लिए होंगे क्वेश्चन, तो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आएंगे इसके जस्ट आगे वाले टॉपिक, तीसरा सेट लेकर के हम जरूर आएंगे, इसके बाद सेट नंबर 3 लेकर आएंगे। तो अभी ये 2 सेट हम करा चुके हैं, तो सेट ये फर्स्ट और सेकेंड सेट खत्म हो गया, तीसरा सेट लेकर हम आएंगे, तब तक आप लोग ये पूरा एनालिसिस